नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 के राजनीति विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, जो बीए फर्स्ट ईयर है उसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है राजनीतिक सिद्धांत, इस क्लास में हम इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक में राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में बात की जाती है। राजनीति विज्ञान की जो मूल आधार है वो ये पुस्तक है। इस पुस्तक का जो अध्ययन है वो राजनीतिक सिद्धांतों के लिए किया जाता है, जिसमें आज हम व्यवहारवाद के बारे में बात करते हैं कि व्यवहारवाद क्या है। राजनीति विज्ञान में ये जो व्यवहारवादी क्रांति है, रेवोल्यूशन है, ये क्या है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। व्यवहारवाद का अर्थ देखिए, यह एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र से में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों तथा खोजों व दृष्टिकोण के अत्यधिक निकट लाना तथा राजनीति विज्ञान के आनुभाविक तत्वों को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के जनक के रूप में डेविड स्टीन को माना जाता है। ये शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। ये कहते हैं व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करता है। जो इसके जनक हैं डेविड स्टीन, इसने इसे एक बौद्धिक प्रवृत्ति तथा तथ्यात्मक शैक्षणिक आंदोलन कहा है। इसे बौद्धिक प्रवृत्ति तथा सत्यात्मक शैक्षणिक आंदोलन कहा है। व्यवहारवाद को पनपाने के लिए जो शिकागो विश्वविद्यालय है, उसके जो प्रोफेसर्स हैं, विद्वान हैं, इन्होंने द्वितीय महायुद्ध के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद राजनीति विज्ञान में एक क्रांति लेके आए। उसका नाम है व्यवहारवाद। इससे पहले इसकी चिंगारियां फूटने लगी। 1908 में जो ग्राम वालास थे, उनकी पुस्तक आई ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, और ऑर्थल बेंटले थे, A.F. बेंटले, उनकी पुस्तक थी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये जो पुस्तक आई तो व्यवहारवादी चिंगारियां पनपने लगी। उस समय शिकागो विश्वविद्यालय की जो प्रोफेसर थी वो थी चार्ल्स मेरियम।
ये हेड थी डिपार्टमेंट की, इन्होंने न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स लिखी। इस प्रकार शिकागो विश्वविद्यालय है जो है वो व्यवहारवाद का गढ़ माना गया। जब सत्ता डेविड स्टीन के हाथ में आई तो उन्होंने व्यवहारवादी क्रांति को जन्म दिया कि व्यवहारवाद में हम क्या देखते हैं, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पनपी, क्योंकि द्वितीय महायुद्ध के बाद जो प्रोफेसर्स थे पॉलिटिकल साइंस के, उन्होंने ये अनुभव किया कि हम हमारे सब्जेक्ट को, हमारे विषय को कैसे और रोचक और बढ़िया बना सके। इसके लिए उन्होंने व्यवहारवाद को अपनाया और इसका जिम्मा जो है वो डेविड स्टीन के दे दिया। डेविड स्टीन ने अपनी पुस्तक द करंट मीनिंग ऑफ ब्यूरलिज्म में इस बात की पुष्टि की। इसकी व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं और स्वरूप क्या है इसके बारे में बात करते हैं। पहला है नियम, वेरिफिकेशन। डेविड स्टीन ये कहते हैं कि व्यवहारवाद के आधार एवं लक्ष्यों को कैसे बताया जा सकता है, वह है उन्हें राजनीतिक व्यवहार के सामान्यीकरणों तथा सिद्धांतों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इनके आधार पर मानवीय व्यवहार की व्याख्या और भविष्य के लिए संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। दूसरा है सत्यापन। मानवीय व्यवहार के संबंध में एकत्र सामग्री को दोबारा जांचने और उसकी पुष्टि करने की प्रक्रिया को सत्यापन कहते हैं। व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति की एक विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत एकत्रित की गई सामग्री का सत्यापन किया जा सके। व्यवहारवाद में ये चीज़ आती है कि व्यक्ति के व्यवहार और संस्थाओं की कार्य प्रणाली का अध्ययन कर रहे हैं। जो परंपरागत जो अध्ययन प्रक्रिया थी उसमें राज्य की संस्थाएं होनी चाहिए, इसके बारे में बात होती थी और इसी के बारे में लिखा जाता था, इसी के बारे में पढ़ा जाता था। अब उसका सत्यापन नहीं हो पाता था। हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों के सिद्धांतों और उन्होंने जो लिखा है उसका जब अध्ययन करते हैं, या पाश्चात्य राजनीतिक विचारक प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, सन थॉमस एक्विनास या हाब्सबर्ग, रूसो, जिसको भी आप लें, उनका आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि राज्य और राज्य की संस्थाओं तक उसका अध्ययन की बात की जाती थी। व्यवहारवादी क्रांति में जो व्यवहारवाद की जो मान्यताएं इन्होंने साबित की, वो कहता है कि जो भी आप लिखें या जो भी आप पढ़ाएं उसका सत्यापन किया जा सके। जैसे यदि कहीं निर्वाचन होता है तो वहाँ खड़े होने वाले कैंडिडेट्स, चुनाव में जो खड़े हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके नाम जब चुनाव हो जाता है तो उसके कितने वोट किसको मिले, ये निर्वाचन आयोग हमें वेरिफिकेशन देता है। किस व्यक्ति को कितने वोट मिले इसका वेरिफिकेशन हो सकता है।
क्योंकि हमारे पास डाटा है। अगला है तकनीकी प्रयोग। जो हमारे पास आधार सामग्री प्राप्त होती है एवं उसकी जो व्याख्या करने के साधनों को स्वयं सिद्ध नहीं माना जा सकता। वे समस्यात्मक होते हैं और स्वयं अध्ययनकर्ता द्वारा इन्हें सावधानी से शुद्ध एवं परीक्षित किए जाने की आवश्यकता है। मानवीय व्यवहार का पर्यवेक्षण करने और उसका विश्लेषण कर परिणामों को अंकित करने के लिए कठोर शुद्धिकरण के साधनों को अपनाया जाना चाहिए। परिशुद्धिकरण की प्रक्रिया ज्ञान को विकासशीलता प्रदान करती है और इसके आधार पर नए तथ्य प्राप्त किए जाने पर पुरानी सामग्री को अप्रमाणित ठहराया जा सकता है। जो हम शोध कर रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, वो एक सामग्री, उसके लिए जो सामग्री इकट्ठी की जाती है उसके लिए टेक्निकल यूजिंग होना चाहिए। कि जैसे कोई मशीन है, उस मशीन में हम कोई पदार्थ डालते हैं, जो बाहर निकलता है वो प्रोडक्शन है। इसी प्रकार जो हमने अध्ययन के लिए सामग्री एकत्रित की उसका टेक्निकल प्रयोग किया जाना चाहिए। मानवीय व्यवहार और उसका परीक्षण किया जाए, उसमें तकनीकी प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला है परिमाणीकरण। उपलब्धियों के वितरण तथा आधार सामग्री को लेखबद्ध करने तथा इसमें सुस्पष्टता लाने के लिए मापन परिमाणीकरण किया जाना चाहिए। मापन और परिमाणीकरण का यह कार्य उनके अपने लिए ये नहीं है, वरन प्रयोजन के प्रकाश में किया जाना चाहिए। यह परिमाणीकरण का अर्थ है, मतलब है मापन, उसको वेटेज, उसको तोलना। जो हम लिख रहे हैं उसके लिए हमने जो आधार सामग्री ली है, उस आधार सामग्री का उस लिखने के लिए या उसको पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए उसमें सुस्पष्टता लाने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसके लिए जो मैं उपलब्धियों के वितरण और आधार सामग्री को लेखबद्ध करने तथा उसमें सुस्पष्टता लाने के लिए उसका मापन किया जाना चाहिए। अगला है जिस पर मूल व्यवहारवाद टिका है, जिसके कारण व्यवहारवाद में क्रांति आई, वो है मूल्य निरपेक्ष या मूल्य निर्धारण व आदर्श निर्णय। सामान्य व्यवहारवादी मूल्यों की दृष्टि से तटस्थ रहना चाहते हैं, फिर भी नैतिक मूल्यांकन के कुछ मूल्यों में आदर्शों का प्रतिपादन और प्रयोग आवश्यक हो जाता है। इस संबंध में अपनाए गए मूल्यों व आदर्शों को अध्ययनकर्ता के मूल्यों व आदर्शों से अलग रखा जाना चाहिए और सामान्य मूल्य व आदर्श अध्ययनकर्ता के मूल्यों व आदर्शों से अभिप्रभावित रहने चाहिए। यहाँ इसका सीधा अर्थ लीजिए कि जो मानवीय मूल्य हैं
जैसे हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये मानवीय मूल्य होते हैं। हमें राष्ट्र के लिए समर्पित रहना चाहिए, हमें हमारे आदर्शों का पालन करना चाहिए, ये मानवीय मूल्य है। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों को प्यार करना चाहिए, ये हमारे मानवीय मूल्य होते हैं। आपने एक फिल्म देखी होगी मास, रजनीकांत की। उसमें उसने एक रोबोट बनाया। उस रोबोट में उसने जान डाली, वो काम करने लगा। फिर एक घटना ऐसी हुई कि एक जगह आग लग गई। वहाँ से वो उस लड़की को जो आग में लपटे खार थी, उसको जैसी थी उस स्थिति में वो उठा के लेके आ गया, क्योंकि वो तो मशीन थी, मशीन में मानवीय मूल्य होते नहीं। अब क्या हुआ, वो लड़की बाहर आई और लज्जा से खुद मर गई, उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसमें मानवीय मूल्य नहीं था। व्यवहारवादी जो क्रांति के प्रणेता हैं, वे कहते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करें, और वो जो लिख रहे हैं, जो आगे समाज को बताना चाहते हैं, उसमें व्यक्ति जो है, जो लिख रहा है, जैसे हमें कहा जाए कि आपको आपके ग्राम के जो प्रधान हैं, सरपंच हैं या मेंबर हैं, पंच हैं, इनके कार्य प्रणाली के बारे में लिखा जाए, आप लिखेंगे। और यदि मान लो वो आपके पिताजी, दादाजी, नाना जी, चाचा जी जो भी हैं, और उन्होंने जो काम किया वो सैद्धांतिक रूप से ठीक नहीं है, और आप उनकी बुराइयां नहीं लिखते क्योंकि वो आपके रिलेशन में है। यहाँ व्यवहारवादी कहता है कि वो आपके कितने ही निकट में रहे, परंतु आपको वही लिखना है जैसा उसका व्यवहार है, उसके कार्य करने की क्षमता है, वो कार्य कर सकता है। ये नहीं कि हम बड़ा चढ़ा के लिख दें उनका। जैसे पहले प्राचीन भारत में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो चाहे डरपू हो, युद्ध करना नहीं जानते हो, फिर भी जो बारठ लोग हुआ करते थे, चरण भाट हुआ करते थे, वो उनकी गाथाएं लिखते थे, और ऐसा बड़ा चढ़ा के लिखते थे कि ऐसा लगता था कि स्वयं विष्णु या भगवान के अवतार यही हो गए, क्योंकि उन्होंने उनको लिखना था, बड़ा चढ़ा लिख दिया, जबकि उसमें कोई दम ही नहीं हो। इसलिए व्यवहारवादी क्रांति में ही कहा गया कि व्यक्ति के वास्तविक व्यवहार को लिखिए, आप जैसा है वैसा लिखिए, उसमें बड़ा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि हम बड़ा चढ़ा के लिखते हैं या शोध करते हैं उसके बारे में, तो वो ठीक नहीं होता है, उसमें वास्तविकता नहीं दर्शाई जा सकती। अगला है व्यवस्थाबद्धीकरण, सिस्टमाइजेशन। अनुसंधान आवश्यक रूप से क्रमबद्ध होना चाहिए, अर्थात सिद्धांत एवं अनुसंधान को संबंध और क्रमबद्ध ज्ञान के दो ऐसे भाग समझना चाहिए जो परस्पर गुथे हुए हैं।
सिद्धांत से अशिक्षित अनुसंधान निरर्थक हो सकता है और आंकड़ों से समर्थित सिद्धांत निरर्थक रहेगा। वस्तुतः सिद्धांत और तथ्य एक दूसरे से अपृथकनीय होते हैं। यहाँ व्यवहारवादी कहते हैं कि जो आप शोध कर रहे हैं, जो आप अध्ययन कर रहे हैं, वो व्यवस्थीबद्धीकरण में व्यवस्था के आधार पर होना चाहिए। यहाँ इसको क्रमबद्धीकरण भी कह सकते हैं। क्रम से किसी सरपंच, पंच या एमएलए के व्यवहार के बारे में हम लिख रहे हैं, तो उसका जो क्रमबद्ध है, व्यवस्थीकरण होता है, वो ऐसा होना चाहिए कि जैसे उसका नाम हम अपने लिख लिया, कहाँ का है ये भी लिख लिया, कब चुनाव हुए, कितने वोट मिले, किस पार्टी का था, ठीक है, जब वो जीत के आया उसने कौन कौन से कार्य किए, अच्छे बुरे कार्य कौन कौन से किए, और उसका कार्यकाल कब खत्म हुआ। ये तो हुआ क्रमबद्ध का तरीका। यदि हम शोध में लिखें, नाम लिख दिया, फिर उसने उसके काम लिख दिए, तो वो जो क्रम टूट जाता है। फिर उसके निर्वाचन की दिनांक लिख दी। तो ये कहते हैं विरोधी कि जो भी आप शोध कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसका क्रमबद्ध ज्ञान होना चाहिए, जो अनुसंधान से संबंधित होना चाहिए। जो डाटा है उनको हमें जो जहाँ फिट करना है वही फिट करें। जैसा कि हम निबंध लिखते हैं ना कई बार, तो निबंध में क्या होता है, हम प्रस्तावना अवस्थाओं लिखते हैं, फिर निबंध लिखे जाते हैं, फिर लास्ट में उपसंहार लिख देते हैं, विशेषताएं लिख देते हैं। ऐसे ये नहीं कि पहले विशेषताएं लिख दी फिर भूमिका लिख दी, तो वो क्रमबद्ध नहीं होता है। इसलिए व्यवहारवादी कहते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से उसका लिखा जाना चाहिए। अगला, राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाया जाए। प्योर साइंस, ज्ञान का प्रयोग वैज्ञानिक उद्यम का भी उतना ही अंग है जितना कि सिद्धांतक बोध का, लेकिन तार्किक रूप में राजनीतिक व्यवहार का बोध और व्याख्या पहले ही आते हैं और एक ऐसा आधार प्रदान करते हैं जिनके बल पर समाज की महत्वपूर्ण व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने की चेष्टा की जा सके। यहाँ व्यवहारवादी कहते हैं कि आपके सामने कोई समस्या रखती है और उस समस्या का आपको समाधान करना है, तो आप निष्पक्ष होकर उससे संबंधित आधार सामग्री इकट्ठी करेंगे और एक ऐसी गन्ने की मशीन तैयार करेंगे जिसमें समस्याएं रखो, बाहर से समाधान निकले। यहाँ व्यवहारवादी प्रोफेसर्स को, जो विचारक हैं, उनको वे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट रहेंगे तभी तो उस समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन बनाने की सब, तो साइंटिस्ट अपने केमिकल्स को सेटरेट करके आकर के ऑक्सीजन बना लेते हैं। उसी प्रकार हम जो राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर्स हैं, हमारे सामने भी जो समस्या रखी जाए, उन समस्याओं का हम समाधान चाहते हैं और उन समाधान के आधार पर ही हम राजनीति विज्ञान को
एक साइंस के रूप दे सकते हैं, ट्रू साइंस है। क्या सर? अगला समग्रता। व्यवहारवादियों की एक प्रमुख मान्यता है कि समस्त मानव व्यवहार की एक पूर्ण इकाई है और उसका अध्ययन खंडों में नहीं किया जाना चाहिए। व्यवहारवाद के अनुसार मानव व्यवहार में एक मूलभूत एकता पाई जाती है तथा इसी कारण विभिन्न समाज विज्ञान परस्पर अत्यंत समीप है। अतः राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन जीवन की अन्य पक्षों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। यहाँ व्यवहारवादी ये मानते हैं कि समस्त मानव व्यवहार एक ही पूर्ण इकाई है और उसका अध्ययन खंडों में नहीं किया जाता। जैसे व्यवहारवादी कहते हैं कि हमें मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना है और ये तथ्य फैक्ट है कि सभी मानव एक समान जैसे देखते हैं, परंतु उनकी सोचने समझने की क्षमता और राजनीतिक संस्थाओं के प्रति उसका आचरण ये भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे आपने कहीं देखा होगा, लोग बोलते हैं भाई मुझे तो राजनीति पसंद ही नहीं है, सबसे गंदी चीज़। कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है। और हमें राजनीति करनी चाहिए। अब दो व्यक्ति, दोनों के व्यवहार अलग अलग, अब कैसे अध्ययन करोगे? दोनों आपके सामने। तो ये कहते हैं व्यवहारवादी कि हमें उसको खंडों में, एक व्यक्ति पकड़ लो जिसको राजनीति में इंटरेस्ट है, उसके बारे में अध्ययन करो। एक व्यक्ति पकड़ लो जिसको राजनीति में इंटरेस्ट नहीं, उसका अध्ययन करो। क्योंकि हमें तो मानव के व्यवहार का अध्ययन करना है, संस्थाओं के प्रति। इस प्रकार हमने आज व्यवहारवाद पढ़ा। ये व्यवहारवाद की 8 मान्यता है। इस सूची में व्यवहारवादी पंथ के सभी प्रमुख आधार आ गए। अनुसंधान के परंपरागत और व्यवहार अध्ययन के प्रमुख अंतरों का प्रतिनिधि करते हैं। लगभग सभी व्यवहारवादी कम अधिक रूप से इसे स्वीकार करते हैं। जो डेविड स्टीन ने अपने साथियों के साथ मिलकर के जो व्यवहारवादी क्रांति लेके आए, उस क्रांति में ये जो 8 मान्यताएं इन्होंने दी और इन 8 मान्यताओं में व्यवहारवादियों ने माना कि ये 8 इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, ये 8 आपको केमिकल्स दिए गए हैं बोतलें, इसके आधार पर आपको एक निष्कर्ष पर निकलना है। जो भी शोध करने हैं, अध्ययन करना है, सामग्री तैयार करनी है, वो इसके आधार पर की जानी चाहिए। वो आधार सामग्री क्या है? पहला है नियम, दूसरा सत्यापन, तकनीकी प्रयोग, परिमाणीकरण, मूल्य निरपेक्ष, क्रमबद्धीकरण या व्यवस्थाबद्धीकरण, विशुद्ध विज्ञान और समग्रता। ये 8 मान्यताएं जो व्यवहारवाद की मूल है, मूल आधार है, मूल इंस्ट्रूमेंट है, इसका उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे कौन सा? नियमन, सत्यापन, तकनीकी प्रयोग,
परिमाणीकरण, मूल्य निरपेक्ष, क्रमबद्धता या व्यवस्थाबद्धीकरण, विशुद्ध विज्ञान और समग्रता, ये 8 मान्यताएं इन्होंने दी। आज की क्लास में इतना ही। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात और उस कक्षा में हम आपको इसके बारे में, आलोचनाओं के बारे में बताएंगे। बच्चों, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और इसके नोट्स में आपको, आप अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है इस पे आपको मिल जाए। आप सुने, पढ़ें और आवश्यक हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी समस्याओं को लिखें। क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करें। कोरोना महामारी है तो है। परीक्षाएं होंगी, होनी भी चाहिए। देखते हैं आगे क्या स्थिति थी। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात हो। धन्यवाद।